नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, युवक भारती 12वीं कक्षा पाठ्यक्रम के अनुसार आज हम छठी रचना पाप के 4 हथियार इस रचना के बारे में देखने वाले। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो रचना है पाप के 4 हथियार, इस रचना के रचयिता लेखक कन्हैयालाल मिश्र जी। कन्हैयालाल मिश्र जी का उपनाम प्रभाकर है, जो कि हिंदी साहित्य जगत के बीच प्रभाकर नाम से भी इनको जाना जाता है। तो कवि परिचय में हम इस रचयिता के साहित्य जगत के बीच की क्या विशेषता रही है, व्यक्तिगत विशेषता है, उनके जीवन को लेकर थोड़ा सा अल्प सा परिचय देखेंगे और इनके साहित्य की क्या विशेषता है, जो कि हर रचना देखते समय इस परिचय को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस रचना के बारे में हम देख रहे हैं उस रचनाकार का परिचय देखना अत्यंत आवश्यक होता है। तो कन्हैयालाल मिश्र जी ये उत्तर प्रदेश से आते हैं। उन्होंने अपने जीवन कार्यकाल में जो हिंदी साहित्य जगत को जो योगदान दिया है, वह योगदान बहुत ही समृद्ध रूप से माना जाता है, विशेष रूप से माना जाता है। वह है कहानी के माध्यम से उनका योगदान रहा है, निबंधों के माध्यम से इनका योगदान रहा है। और कन्हैयालाल मिश्र जी उस समय में, अपने समय में, जैसे कि आप जानते हैं कन्हैयालाल मिश्र जी का जो जीवन कार्यकाल रहा है, उनका जन्म 1906 में हुआ और उनका निधन 1995 में हुआ। इसके बीच जो उन्होंने जो साहित्य की सेवा की, कहानी के माध्यम से, निबंध के माध्यम से, तथा ये एक अच्छे तरह के उस समय के अपने कार्यकाल के एक पत्रकार है और पत्रकारिता के बीच भी इनका योगदान रहा है। कन्हैयालाल मिश्र जी का और एक परिचय है, जो कि इनका जो समय रहा है, आज़ादी का समय रहा है और आज़ादी के समय में स्वतंत्र सेनानी के रूप में भी इनको जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इनका जो साहित्य रहा है और साहित्य के माध्यम से जो उन्होंने कार्य किया है, गद्य साहित्य के माध्यम से, वह निबंध हो, कहानी हो, नाटक हो, इनके माध्यम से जो कार्य उन्होंने किया है, इनकी क्या विशेषता है। तो कन्हैयालाल मिश्र जी के जो अनेक निबंध संग्रह हैं, उस निबंध संग्रहों के माध्यम से कन्हैयालाल मिश्र जी ने भारतीय चिंतन धारा को प्रकट किया है, भारतीय संस्कृति विचार इनको प्रस्तुत किया है इन निबंधों के माध्यम से, और अन्य साहित्य के माध्यम से भी उन्होंने समाज के बीच की जो अवस्था, दुरावस्था, इसी को चित्रित करने की उन्होंने कोशिश की है और समाज को एक सही दिशा देने की उन्होंने कोशिश की है। उनकी पत्रकारिता इसके लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, पत्रकारिता के माध्यम से यहाँ कन्हैयालाल मिश्र जी ने इस पत्रकारिता को स्वतंत्रता का ऊंचा स्थान प्राप्त कर दिया था। ये ख्याति कन्हैयालाल मिश्र जी की उस समय में रही है और इस कार्य को देखते हुए भारत सरकार ने पद्म श्री इस पुरस्कार से उनको नवाजा गया। कन्हैयालाल मिश्र जी की जो भाषा शैली रही है, चाहे वो कोई निबंध की भाषा शैली हो या कहानी की भाषा शैली हो अथवा कोई संस्मरण रेखा चित्र, इन्हीं के माध्यम से जो इनका योगदान रहा है, इनकी भाषा शैली रही है, वो सीधी, सरल और मोहरेदार भाषा रही है।
इनके कहानी के जो यानी पात्र है, वह पात्र भी यानी पात्रों की भाषा भी बोलचाल की भाषा रही है, जिसके कारण कहानी जीवित हो उठती है। ये खासियत इनकी कहानियों की भी है। तो ये रहा इनके साहित्य, उनका व्यक्तिगत ये परिचय रहा है कन्हैयालाल मिश्र जी का। उनका जो योगदान रहा है, जैसे कि मैंने बताया है, कहानी जो संग्रह अनेक उन्होंने जो लिखे, उनमें से प्रसिद्ध ऐसे माने जाते हैं धरती के फूल, जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलाई महके आंगन, चौके द्वार, ये इनके निबंध संग्रह है। जो कि प्रस्तुत रचना हम जो देखने जा रहे हैं विद्यार्थी मित्रों, पाप के चार हथियार, ये निबंध जो है बाजे पायलिया के घुंघरू इस निबंध संग्रह में से लिए गए हैं। तो यह है इनका साहित्य के माध्यम से इन्होंने दिया गया योगदान है। अब विद्यार्थी मित्रों, हम जो देखने जा रहे हैं ये पाप के चार हथियार, ये जो रचना है ये निबंध के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है या आपके अध्ययनार्थ रखी गई है। अब देखिए कि हिंदी साहित्य के बीच गद्य विधा के अंतर्गत ये जो निबंध विधा है, यानी अनेक प्रकार यानी गद्य के प्रकार रहे हैं, जैसे कि नाटक है, एकांकिका है, ये गद्य के प्रकार है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, निबंध है, ये अलग अलग ऐसे गद्य के प्रकार। उनमें साहित्य शास्त्र के अंतर्गत, हिंदी साहित्य शास्त्र के अंतर्गत निबंध, ये जो गद्य शैली है, ये गद्य शैली सबसे कठिन ऐसी मानी जाती है और यह गद्य की कसौटी मानी जाती है, क्योंकि निबंध के माध्यम से कोई लेखक, कोई विचारक अपने जो विचार है भाषा के माध्यम से वो प्रस्तुत करता है और भाषा में उसे गठित करने का प्रयत्न करता है और ये सारे विचार फिर रचनाओं के माध्यम से पाठकों के सामने चले जाते हैं। इसीलिए ये जो गद्य निबंध, ये जो गद्य शैली है, ये कोई एक कसौटी माना जाता है। तो ऐसी ये निबंध यानी गद्य विधा है। अब देखिए कि विद्यार्थी मित्रों, आप हिंदी इस भाषा का अध्ययन करते समय यानी पिछले कई सालों में अपने हिंदी इस विषय में निबंध लेखन की बात परीक्षा में आती है और निबंध के कितने प्रकार है ये जो बात है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। निबंध के 5 प्रकार है, ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। वैचारिक निबंध है या जैसे काल्पनिक निबंध है, या जैसे कि उसको लेकर अगर विचार किया जाए तो अन्य 3 ऐसे निबंध के प्रकार है। तो ये विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक, ये अन्य यानी इसके प्रकार है। आत्मकथनात्मक ऐसा भी एक प्रकार है। तो ये निबंध के प्रकार है, इसी के माध्यम से रचयिता अपनी बात, अपने विचार, अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करता है। तो ये जो निबंध है हिंदी साहित्य शास्त्र के अंतर्गत का बहुत ही पुराना ऐसा गद्य विधा का यानी प्रकार माना जाता है और कई ऐसे निबंधकार अपने विचार इस निबंध शैली के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं और पाठकों के सामने लाते हैं। तो ये आगे हम देखेंगे विद्यार्थी मित्रों कि ये हुआ विधा परिचय। अब पाठ परिचय को लेकर हम देखना चाहेंगे, जो कि कन्हैयालाल मिश्र जी का ये जो निबंध है पाप के 4 हथियार, इस विषय पर कन्हैयालाल मिश्र जी ने अपने यहाँ मौलिक विचार प्रस्तुत किए गए हैं। तो यहाँ कन्हैयालाल मिश्र जी ये बताना चाहते हैं, पाप के 4 हथियार इस निबंध में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं। कौन से विचार है? देखिए इस निबंध की मूल संवेदना क्या है, कौन सा विषय है?
तो भारतीय समाज के अंतर्गत अनेक युगों से या ऐसे संसार के बीच अनेक युगों से अनेक महान ऐसे विचारक, दार्शनिक, साधु संत, महापुरुष ये सब लोग होकर चले गए और इन्होंने जो समाज को सही दिशा देने का काम किया है अपने विचारों के माध्यम से, अनेक साहित्य के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से समाज सुधारकों ने अपने जो विचार समाज के सामने अपने युग में रखे। इसके पीछे एक कारण क्या है कि समाज को एक सही दिशा देना, ये इसके पीछे का कारण रहा है। अब देखिए कि हमारे समाज के अंतर्गत ये जो पाप है, दुष्कर्म है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, वर्ग भेद है, सामाजिक विषमता है, आर्थिक विषमता है, पीड़ित ऐसे लोग हैं और ऐसे पीड़ित लोगों को शोषण करने वाले शोषक वर्ग है, शोषित वर्ग है, ये हमारे समाज के बीच बहुत ही पुराने काल से लेकर आज तक ये जो सिलसिला चला रहा है पाप का, अत्याचार का, जुल्म का, ये जो सिलसिला चला आ रहा है, ये आज जैसे कि वैसे हमारे समाज के बीच नजर आता है। तो यहाँ कन्हैयालाल मिश्र जी इस निबंध में क्या बताना चाहते हैं? तो हमारे महापुरुष, युग पुरुष, संत, साधु, इन लोगों ने अपने कविताओं के माध्यम से, अपने रचनाओं के माध्यम से समाज को सही दिशा देने का पूरी तरह से प्रयत्न किया है, लेकिन समाज के बीच ये परिवर्तन नहीं हुआ है। यह समस्या यहाँ हमारे सामने कन्हैयालाल मिश्र जी ने इस निबंध में हमारे सामने रखी गई है। और आज देखा जाए तो ये जो अन्याय, अत्याचार, जुल्म समाज के बीच में से चले गए हैं क्या? नहीं है। कितने यानी प्रत्येक युग में हर एक महापुरुष होकर चले, स्वामी दयानंद जी होकर चले गए, बड़े बड़े ऐसे कवि होकर, साधु संत तुलसीदास, सूरदास, ऐसे महान संत भी होकर चले गए। मराठी साहित्य के बीच के अनेक प्रकार के उच्च कोटि के संत होकर चले गए। इन्होंने समाज को क्या सीख दी? तो समाज के अंतर्गत की ये जो पाप भावना मूलता से नष्ट करने की कोशिश की, अन्याय अत्याचार कितना बुरा है ये बताने की कोशिश की, जुल्म करना ये कितना बेकार है ये बताने की कोशिश की। लेकिन फिर भी हमारे समाज के बीच में से ये बातें, बुराई की बातें चली गई क्या? तो नहीं गई। तो ये जो पाप का ये जो बोलबाला है आज जैसे कि वैसे हमारे समाज के अंतर्गत आज मौजूद नजर आता है। तो इतने प्रयासों के बाद भी ये इसका पापों का बोलबाला आज हमारे समाज के बीच जो नजर आता है, इसको लेकर कन्हैयालाल मिश्र जी ने अपने मौलिक विचार इस निबंध में हमारे सामने रखे गए हैं। तो ये जो पाप के 4 हथियार हैं ये कौन से हैं और ये सिलसिला हमारे समाज के बीच युगों युगों से कैसा चलता आ रहा है, इस बात पर अपने मौलिक विचार यहाँ कन्हैयालाल मिश्र जी इस निबंध में प्रस्तुत करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, एक वैचारिक निबंध अगर लिखना है, अब जो बदलते हुए इस अभ्यासक्रम के अनुसार और आपके प्रश्न पत्र के अनुसार अगर देखा जाए तो 12वीं कक्षा में ये जो निबंध लेखन है इसको उड़ा दिया गया है और अन्य दूसरी कृतियां हमारे सामने आ चुकी है। आज तक हम निबंध लेखन करते आ रहे थे, 5 प्रकार के निबंध होते हैं और उन्हीं में से कौन सा भी एक निबंध लेकर हम लिखा करते थे। लेकिन अब बात ऐसी नहीं है। लेकिन एक लेखक बनने के लिए अपने विचार, इस विचार को प्रस्तुत करने के लिए भाषा में यानी अपने विचारों को बांधने के लिए, इसका गठन करने के लिए इसके किस तरह की जरूरत होती है, किस तरह से प्रस्तुतिकरण किया जाता है, इसका एक अच्छा खासा नमूना यानी वैचारिक निबंध का एक अच्छा नमूना
पाप के चार हथियार एक कन्हैयालाल मिश्र जी का निबंध है, जो कि जो कोई विचारक है अगर उसे अपने विचारों को प्रस्तुत करना है तो इस निबंध को ध्यानपूर्वक इन्हें सुनिए और इस ध्यानपूर्वक इस निबंध को समझने की कोशिश कीजिए, तब आप एक अच्छे लेखक भी बन सकते हैं। तो देखिए कि विद्यार्थी मित्रों, कन्हैयालाल मिश्र जी का ये निबंध पाप के चार हथियार, इनके इस निबंध के एक एक परिचित को पढ़ते हुए इस मौलिक विचारधारा को हम आत्मसात करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, वह उनके अपने ही संबंध में, मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल्ली की समझकर उड़ा देते हैं। बात यूँ है कि मेरे एक शब्द भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। तो देखिए, इस पहले परिचित को लेकर हम देखना चाहेंगे। तो पहले परिचित में एक मुहावरा आ चुका है, जिसका ये मुहावरा है ढांचा डगमगाना। देखिए, ढांचा डगमगाना, इसका अर्थ है जो आधार होता है वो हिल जाना, जो मूल आधार होता है वह फिसल जाना, हिल जाना, इसी को ढांचा डगमगाना ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ देखिए कि विद्यार्थी मित्रों, इस पहले ही परिचय में कन्हैयालाल मिश्र जी उच्च कोटि के निबंधकार थे। ये बात मैंने आपके सामने स्पष्ट हो चुकी है। और उन्होंने भारतीय विचारधारा को, भारतीय चिंतन को अपने निबंधों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। भारतीय संस्कृति का महत्व बताने को उन्होंने अपने अनेक अलग अलग निबंधों के माध्यम से प्रयत्न किया है। तो पहले परिचय में एक संदर्भ आता है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। अब देखिए कि इसका संदर्भ देखे बिना हम इस बात को नहीं समझ सकते हैं। उनका संदर्भ क्या है? देखिए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ये जो है कि 19वीं सदी यानी 1856 को ये आयरलैंड के ये एक अंग्रेजी लेखक है। और एक ये केवल अंग्रेजी लेखक ही नहीं है, तो अंग्रेजी साहित्य के बीच ये जो नाटक है, जिसे नाटक है, इस नाटकों को लेकर भी उन्होंने बहुत लेखन किया है। इसलिए अंग्रेजी साहित्य के बीच के एक महान नाटककार के रूप में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को यानी जाना जाता है। दूसरा इनका परिचय ये है कि एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को जाना जाता है। तीसरा इनका परिचय यह है कि साहित्य जगत के एक अच्छे समीक्षक के रूप में, आलोचक के रूप में इनको जाना जाता है। इनके इस नाटक को लेकर अगर देखा जाए तो प्रसिद्ध ऐसे इनके नाटक रहे हैं। पिग्मालियन ये इनका प्रसिद्ध नाटक है। डॉक्टर्स डायलेमा ये इनका प्रसिद्ध ऐसा नाटक माना जाता है। मैन एंड सुपरमैन ये भी इनका प्रसिद्ध नाटक अंग्रेजी साहित्य के बीच में माना जाता है। सीजर एंड फ्योर ऑफ ट्रॉय ये भी इनका यानी प्रसिद्ध नाटक है। तो ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अब कौन है, ये बात आपके सामने अब पूरी तरह से यानी क्या है, ये जो बात है स्पष्ट हो चुकी है। तो देखिए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ये जो है कि एक विचारक, एक राजनीतिज्ञ और एक महान ऐसे साहित्यकार, संक्षिप्त में अगर कहा जाए तो ऐसे ये एक महान लेखक थे। तो इनका मत यहाँ कन्हैयालाल मिश्र जी ने हमारे सामने रखा है। और ये जो मत है ये किसका है? अपने स्वयं के बारे में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि मैं एक खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल्ली की समझकर उड़ा देते हैं। बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करे तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। तो विद्यार्थी मित्रों, कोई लेखक
कोई कवि ये जो सृजन करता है, लेखन करता है, इसके पीछे की भूमिका क्या होती है? जो समाज के अंतर्गत की जो कमियां हैं उसे कम करके एक समाज को सही दिशा देने का काम एक साहित्यकार करता रहता है, एक कवि करता रहता है। ये इसके पीछे की भूमिका होती है। और आज तक हमने यह देखा है कि इस साहित्य के माध्यम से समाज के बीच बड़े बड़े परिवर्तन आए हैं। समाज सुधारकों के माध्यम से समाज के अंतर्गत के अनिष्ट रूढ़ी और परंपराएं, यानी कई परंपराएं नष्ट हो चुके हैं, भ्रष्ट हो चुके हैं। समाज के अंतर्गत के पाखंडता को दूर करने का काम साहित्यकारों के माध्यम से, विचारकों के माध्यम से, महापुरुषों के माध्यम से हुआ है। तो ऐसा ही एक उच्च कोटि का साहित्यकार अपने स्वयं के बारे में कहता है। उसकी व्यथा यानी व्यथा क्या है कि मैं लोगों को इतना बताता हूँ, सही बात बताता हूँ, सत्य बात बताता हूँ, लोगों को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता हूँ और समाज के अंतर्गत के कमियों के ऊपर बोलता हूँ, तो समाज को ये बातें कभी जचती नहीं है। और इस सड़क के ऊपर मैं जो उस युग के अंतर्गत की जो सीधा सरल एक जीवन प्रवाह होता है, उससे अलग बात जब मैं कहता हूँ तो लोग मेरे कहने को लेकर अनदेखा करते हैं और ये कुछ निराली बात कहता रहता है। समाज के अंतर्गत का प्रभाव अलग प्रकार से होता है और उस प्रभाव के खिलाफ की बात नहीं। समाज की कोई अनिष्ट रूढ़ी परंपरा को लेकर ऐसा करना है गलत है, अंधश्रद्धा है, ऐसा अगर बात कहे कोई, अगर व्यक्ति कहे, तो उस ये बातें समाज को कभी पसंद नहीं आती है। और फिर उसको लेकर ये जो बातें हैं दिल्ली की समझकर इन बातों को उड़ा दिया जाता है। और दूसरी बात क्या है कि कहने का मतलब है, यहाँ लेखक कन्हैयालाल मिश्र जी को कहना है कि जब भी समाज के अंतर्गत महापुरुषों ने, समाज सुधारकों ने एक समाज को नई दिशा देने की बात कही है, तो समाज को हमेशा उल्टी ही लगी है, ये गलत ही लगी है और उसका मजाक ही उड़ाया गया है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे विचारकों के विचारों की उपेक्षा होती है। और बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि मेरे बारे में भी ऐसा ही है, क्योंकि वे बताते हैं कि अगर मेरी बात को लेकर समाज अगर सही रूप से अगर सोच लेता तो समाज के माध्यम से मुझे कोड़े खाने पड़ते, लेकिन लोग दिल्ली की समझकर उसे उड़ा देते हैं। और बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि अगर मेरी बातों का अगर गौर जिक्र अगर समाज कर देता है तो समाज की बुनियाद ही हिल जाती है। या समाज व्यवस्था के अंतर्गत बाहरी परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन मेरी बातों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। ये जो व्यवस्था है यहाँ किसने कही है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपने बारे में कही है, क्योंकि उनका ये अनुभव है समाज के बीच, यानी अपने नए विचारधारा को आत्मसात करना या न करना, इसको लेकर वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हासिल मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियां का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे? इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। तो यहाँ तक ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की अपना मत है। किसके बारे में? स्वयं के बारे में। किसका अनुभव है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का अपना अनुभव है, समाज के बीच का अनुभव है। और वे बताते कि वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते, यानी बर्दाश्त कर रहने के मेरी बातों को आत्मसात नहीं कर सकते, हमेशा मेरी खिल्ली उड़ाई जाती है। इस नई बात को लेकर, नए परिवर्तन की बात को लेकर, समाज को सही दिशा देने की बात को लेकर हमेशा मेरा उपेक्षा की जाती है। और
ये जो मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय होती है। साधु संतों के विचार समाज के अंतर्गत साधु ने कहा और समाज ने आत्मसात किया, ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है, किसी भी युग में नहीं हुआ है। आज तक का इतिहास अगर देखा जाए तो ये जो महान युग पुरुष होकर चले गए, महान विचारक होकर चले गए, महान स्वामी रामानंद जी हो, विवेकानंद जी, ये जो महान ऐसे विचारक लोग थे, इन्होंने क्या किया है अपने पूरे जीवन भर, तो समाज को, संसार को सही दिशा देने के लिए अपने मौलिक ऐसे विचार समाज के सामने रखे। लेकिन जब ये मौलिक विचार रखे गए तो समाज हमेशा उसके खिलाफ गया है। उनकी मानसिकता और उनकी जो विचार है, नैतिकता की जो बातें हैं, ये लोगों को कभी रुचि नहीं है और इसके कारण ये कई बार असहनीय ऐसा इनको लगा है। महात्मा ज्योतिबा फुले जो गए उस समय के युग के अंतर्गत स्त्री शिक्षा को लेकर जो एक नया परिवर्तन लाने की उन्होंने कोशिश की, तो महात्मा ज्योतिबा फुले को भी समाज ने क्या क्या उनके साथ हासिल किया, ये इतिहास के पन्ने बताते हैं। तो ये जो संघर्ष है ये हमेशा होता रहा है और समाज से कभी स्वीकारता नहीं गया है। इसीलिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि मेरी जो उबाने वाली, परिवर्तन लाने वाली जो बातें हैं लोगों के गले के नीचे कभी नहीं उतरती, ये एक प्रश्न है। इसलिए कुछ लोग तो क्या है, मेरी बातों को सुनकर अपने उंगलियां कान पर रख देते हैं, अरे ये पागल आदमी है, कुछ भी बकता रहता है, कुछ भी नई बात करता है, ऐसा कैसा हो सकता है, अरे इस युग की परंपरा क्या है, रूढ़ी क्या है, और रूढ़ी के खिलाफ बोल रहा है, परंपरा के खिलाफ बोल रहा है, ये कोई नया परिवर्तन करना, क्रांति करने लिए आकर खड़ा हो गया है। इसी प्रकार की तरह तरह की जो बातें हैं लोग हंसते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं और ये जो हंसी के इस अंबार यानी हंसी के इस अंबार इस शब्द का अर्थ है ढेर, इस ढेर के नीचे ये सारे विचार डाल देते हैं। ये मेरी अनुभूति है। किसकी अनुभूति है? शॉ की, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की अनुभूति है, समाज को लेकर की अनुभूति है। तो ये जो यानी साहित्य के माध्यम से वैचारिकता के स्तर पर रहकर और नैतिकता को लेकर समाज के बीच परिवर्तन लाना इतना आसान नहीं है जितना हम आसान समझते हैं। तो ये मौलिक बात यहाँ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के मत को लेकर जो स्वयं के बारे में उन्होंने ये परिचित लिखा था, उन्होंने अपना अनुभव इसी तरह से प्रस्तुत किया है। अब इस बात को लेकर कन्हैयालाल मिश्र जी क्या बताते हैं? शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पहली दहार है, यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है। तो देखिए कन्हैयालाल मिश्र जी ने पाप के 4 हथियार सामाजिक इस समस्या के अंतर्गत को लेकर, जो कि अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुष्कर्म, इसको बदलने की कोशिश युगों से चली आ रही है, लेकिन हमारे बीच ये दुष्कर्म, पाप की बातें आज भी समाज के बीच मौजूद है। इस विषय को लेकर ये जो पाप के 4 हथियार हैं जो समाज के बीच इसका इस्तेमाल किया जाता है और जो परिवर्तन करने वाला, क्रांति करने वाली के बातों को लेकर उसका मजाक, उसकी उपेक्षा किस तरह से की जाती है, इस बात को, इस विचारों को जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के अपने मत अनुभव के माध्यम से यहाँ कन्हैयालाल मिश्र जी ने ये सारी बातें हमारे सामने रखी। तो यहाँ कन्हैयालाल मिश्र जी बताना चाहते हैं कि जॉर्ज शॉ के ये जो शब्द है, हम इसे अहंकारी कहकर यानी उसे अहंकारी कहकर छोड़ नहीं सकते। अब कन्हैयालाल मिश्र जी के विचार यहाँ से जारी होते हैं और उसमें इसको उपेक्षा भी नहीं कर सकते। कन्हैयालाल मिश्र जी बताते हैं, बिल्कुल सही बात कही है, सही अनुभव मैंने प्रस्तुत किया है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, क्योंकि ये सही बात है, दुनिया का कटु सत्य है
और इस संसार में उनकी बातों को लेकर यह अहंकार से कहता है, ऐसा हम कह नहीं सकते और उसकी उपेक्षा भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बातों में एक महत्वपूर्ण सत्य छुपा बैठा है। इस बात को सहमत है कन्हैयालाल मिश्र जी। ये वैचारिक निबंध है। हर एक वैचारिक कड़ी को गहराई में जाकर जब तक हम सोचेंगे नहीं, तब तक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात हो या कन्हैयालाल मिश्र जी की बात है, हम नहीं समझ सकते हैं। तो यहाँ सहमत है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के इस अनुभूति को लेकर, क्योंकि इसके बातों में संसार का एक बहुत बड़ा सत्य छुपा बैठा है। क्या है? अब अपने विचार यहाँ प्रस्तुत करते हैं मिश्र जी। संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बट गया है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर गणगौर चोट करते हैं। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती हैं, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम कराती रहती हैं। तो देखिए, यहाँ बहुत ही मौलिक ऐसे विचार यहाँ मिश्र जी हमारे सामने रखना चाहते हैं कि बर्नार्ड शॉ के अनुभूति एक बिल्कुल सत्य है, इसमें संसार का कटु सत्य छुपा बैठा है। और लेखक बताते हैं कि इस संसार में हर एक युग के अंतर्गत युग, हर एक युग के बाद दूसरा युग, दूसरा युग के बाद तीसरा युग, या पीढ़ी, एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, ये पीढ़ियाँ आती हैं जाती हैं इस संसार में। और समाज के अंतर्गत कुछ परिवर्तन होते हैं, समय के अनुसार होते हैं। परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता है ऐसा नहीं है, लेकिन परिवर्तन हुए दूसरी पीढ़ी के समाज के अंतर्गत भी कुछ दोष होते हैं। कुछ यानी क्या है, अन्याय अत्याचार की बातें हो सकती है। व्यवस्था को लेकर, राजकीय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था को लेकर अनेक प्रकार की त्रुटियां यहाँ नजर आती हैं। व्यवहार और अन्य अत्याचार, इसके बीच के अंतर को कम ज़्यादा रूप में हर एक समाज के बीच देखा पाया जा सकता है। हर एक समाज के बीच पीड़ित है, पीड़ित यानी जो कि बिल्कुल शोषित ऐसा जो वर्ग होता है उसी को हम पीड़ित ऐसा कहते हैं, दुखी ऐसा कहते हैं। और कुछ पीड़क ऐसा जो शब्द प्रयोग किया है, जो पीड़ा, शोषण देने वाला, पीड़ा देने वाले जो लोग होते हैं उसी को पीड़क ऐसा कहा जाता है। तो ये जो सिलसिला है हमारे समाज के अंतर्गत ये चला आता रहा है। कन्हैयालाल मिश्र जी क्या बताना चाहते हैं? कन्हैयालाल मिश्र जी का समय कौन सा है? आज़ादी के समय का। उस समय की समस्याएं अलग प्रकार से थी, राजनीतिक समस्याएं अलग प्रकार से थी, सामाजिक समस्या अलग प्रकार से थी, और समाज के अंतर्गत के रूढ़ियों और परंपराओं को लेकर अलग प्रकार की समस्याएं थी। और आज आज़ादी के बाद में हमारे देश के अंतर्गत अलग प्रकार की समस्याएं खत्म नहीं हो चुकी है। समाज के अंतर्गत का ये जो शोषक वर्ग और शोषित वर्ग है, ये आज तक क्या है, ये वर्ग समाज के अंतर्गत से नहीं निकल पाए हैं। इसके लिए कितने सारे लोगों ने प्रयत्न किया, अलग अलग प्रकार के साहित्यकारों ने प्रयत्न किया, अलग अलग कवियों ने प्रयत्न किया, अलग अलग नेताओं ने प्रयत्न किया, समाज सुधारकों ने प्रयत्न किया, लेकिन ये जो शोषक वर्ग और शोषित वर्ग है, इनकी जो पीड़ाएं हैं ये खत्म हो चुकी क्या? नहीं है। तो ये जो है बटा हुआ समाज है, ये संसार में ये जो पाप है ये चलता आ रहा है। पाप अपनी जगह पर कायम है, लेकिन पाप, ये जो पाप के रंग है बदलते गए युग में, हर एक युग में, लेकिन पाप कायम है, दोष कायम है। और लोग आते हैं, सुधारक आते हैं, जीवन के इस विडंबनाओं पर ये जो गैर बातें हैं इसके ऊपर प्रहार किया जाता है। इस हमारे अंदर के कमियों को लेकर चोट की जाती है, उसमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। कुछ अंशों में समाज के अंतर्गत इसमें सुधार भी हो सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता है, और समाज सुधारक चले जाते हैं
और यह सदियों से लेकर आज तक समाज के बीच इन विचारधारा को लेकर, इस विडंबनाओं को लेकर, उपहास को लेकर यानी क्या है विचार किया जाता है, परिवर्तन होते रहते हैं और परिवर्तन यानी करने की कोशिश भी हर एक पीढ़ी के अंतर्गत के सुधारक लोग, महान पुरुष, संत, साधु, ये जो अनेक यानी क्या है धर्म के माध्यम से इसमें परिवर्तन लाने की कोशिश की जाती है। लेकिन हमारे समाज के अंतर्गत पाप का जो रूप है जैसे कि वैसे नजर आता है, रूप बदलता हुआ नजर आता है। कुछ परिवर्तन होते हैं तो कुछ यानी क्या है नए दोष हमारे समाज के बीच आ जाते हैं और ये सिलसिला चला आ रहा है। तो यहाँ लेखक बताना चाहते हैं कि सुधारक लोग आते हैं चले जाते हैं, वे तो अपना काम करके चले जाते हैं, अपने विचारों को प्रस्तुत करके चले जाते हैं और वही विचारों की धारा आने वाली पीढ़ी के ऊपर यानी फिर बाद में उसके ऊपर असर करती रहती है। तो हर एक यहाँ जो कन्हैयालाल मिश्र जी कहना चाहते हैं कि अनेक साधु संत महान पुरुषों ने प्रयत्न किया, अपने विचारों को प्रस्तुत किया और इस समाज को परिवर्तित करने की कोशिश की। ये परिवर्तन होते रहते हैं और नई समस्याएं सामने आती रहती है। तो समाज सुधारक तो जाते हैं लेकिन उनके विचार पीछे रहते हैं। जैसे कि हम आज भी देखते हैं कि संत कबीरदास जी के विचार, संत सूरदास जी के विचार, रहीम के विचार, प्रेमचंद जी के विचार, इन्होंने प्रेमचंद जी ने अनेक प्रकार की कहानियाँ लिखी। ये क्यों लिखी? तो समाज में परिवर्तन लाना ये इनका उद्देश्य था। अपने काल में उस समय की समस्याओं को लेकर मुंशी प्रेमचंद जी ने अनेक कहानियाँ लिखी समाज के अंतर्गत की नारी जीवन की समस्याओं को लेकर, विधवा नारियों को यानी नारी की समस्या को लेकर उन्होंने परिवर्तित करने की उन्होंने कोशिश की, प्रयत्न किया, कुछ अंशों में हुआ, लेकिन वे तो सुधारक चले गए। साहित्य के माध्यम से समाज सुधारने का ये जो काम करने वाले लेखक वर्ग है, ये तो यानी क्या इस संसार में चले जाते हैं लेकिन उनके विचार पीछे रहते हैं और उस विचारों को लेकर समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश हर एक पीढ़ी के महापुरुषों के पुरुषों के माध्यम से होती है। तो ये जो है पाप का ये जो रूप है आखिर कायम ही है, क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में यहाँ ये समस्या खड़ी कर दी है कन्हैयालाल मिश्र जी ने। तो कन्हैयालाल मिश्र जी इस पाप के ये जो 4 हथियार कौन कौन से हैं और ये क्यों अपना जगह बनाए रखा है हर एक युग के पीढ़ी के अंतर्गत, इसको लेकर इनके क्या मौलिक विचार है, ये पाप के 4 हथियार इस निबंध के दूसरे पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।